नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। दोनों कानों में उंगलियां ठूस कर मैं बाहर चला आया ताकि पीछे से आता एक शब्द भी कानों में ना पड़े। सांझ हो रही थी और गाय भैंसों का झुंड सारी सड़क के रिक्शा टांगों को एक ओर समेत धूल उड़ाता गोबर फैलाता लौट रहा था। मंदिर या संग में जाने का तो अब कभी ख्याल ही नहीं आता, जैसे उन सारी चीजों से बहुत बहुत दूर चला आया हूँ। यह जिस व्यक्ति का उन सबसे संबंध था वह कोई दूसरा आदमी था, मैं नहीं था। सब मुझे बेकार और समय की बर्बादी लगते थे। साथ ही लगता था कि आज के समय में लोग कैसे इतना वक्त बर्बाद कर लेते हैं। अपने उसी पार्क में आकर चुपचाप पड़ गया। यही तो विवाह के पहले के दिनों में आकर लेटा करता था। दिन छिपने में अभी काफी देर थी और लोग पतली पतली सड़कों और पगडंडियों पर इधर उधर टहलने आ जा रहे थे। उनका चलना और हंसना देखकर लगता था मानो इन्हें कोई चिंता ही नहीं। आया खिलखिलाता बच्चों को गाड़ियों में घुमाने ले जा रही थी। कभी कभी कोई युवक और युवती आपस में घुल मिल और हंस हंस कर बातें करते चले जाते, तो पास के लॉन में निर्निमेष खुली आंखों से उन्हें देखता मैं मन ही मन दांत किटकिटाया करता। साले कैसे निकल आए हैं, जैसे इन्हें खाने पीने की कोई चिंता ना हो। बाप कमा कर रख गया होगा, घर में दोनों वक्त चकचक होती होगी, लेकिन घूमते तो ऐसे हैं कि जैसे कोई दिक्कत ही ना हो, जैसे सिनेमा देखने निकले हों। उल्लू के पट्टे, इन लोगों को कोई काम नहीं रह गया। और अपनी इस विचित्र कुड़ैली आदत पर क्रोध भी आया और हंसी भी। मुझे हो क्या गया है ये, दूसरे की हंसी खुशी भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं जैसे अफीम के नशे में निस्पंद और निश्चेष्ट पड़ा पड़ा इधर उधर देखता रहा, मानो असहाय और बीमार पड़ा हूं और उठा नहीं जा रहा। अधखुली आंखों से चारों ओर देखता रहा। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, वे दो लड़के साइकिल पर लदे चले आ रहे हैं, वो आदमी झूम झूम कर किताब पढ़ रहा है, वे चार लड़कियां चोटियां झुलाती चहलकदमी कर रही हैं, वह लड़का पिल्ले के पीछे भाग रहा है। लो फिर यह एक जोड़ा आ गया। लगता था जैसे किसी दूसरे लोक से सब कुछ देख सुन रहा हूँ। बस घर से आती आवाजें मानो यहाँ तक पीछा करती चली आ रही थी। उफ, वो घर है, कीड़े कुलबुलाता नरक है नरक। रोटियों में आज घी क्यों नहीं लगा। थाली परोसकर जैसे ही प्रभा ने अमर के सामने सरकाई, अमर रोटियों की सूरत देखते ही तुनक उठा। घी खत्म हो गया लाला जी, प्रभा ने मुलायम स्वर में बताया। अभी कल ही परसों तो सेर भर लाया था, खत्म हो गया। उसने तेज होकर पूछा। था ही कितना। प्रभा काम में लगी रही, इसलिए बिना ध्यान दिए ही बोली। अब तुम देख ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है। अमर को यह शायद अपनी उपेक्षा लगी। उसने उद्यत भाव से कहा, यूं क्यों नहीं कहती कि सारा अपने खसम को चटा दिया। घर का नाम क्यों लेती हो। हमें दिखता नहीं है, घर में किसी को मिले न मिले, लेकिन समर भैया की दाल में खूब घी डाला जाएगा, रोटियां खूब चूपी जाएंगी। बस हमारे लिए ही नहीं है। क्या है अमर, मैं चीख पड़ा। उसे यह मालूम नहीं था कि मैं पौली में बैठा बैठा जूतों पर पॉलिश कर रहा हूं। मैं चिंगारी निकलती आंखों से उसे यूं ही घूरता हुआ, एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में जूता लिए रसोई में आकड़ा हुआ। मुझे देखते ही वो सकपकाकर चुप हो गया। रोटी के बहुत छोटे छोटे कौर चुगने लगा। वो बैठा था, मैं एक जोर की लात उसकी पीठ पर मारा। तो कहा, बेसर, बात करने की तमीज नहीं है, लगाम मुंह में नहीं है, जो जी में आया सो बक दिया। मैट्रिक में पढ़ते हो ये तुम। पिट कर एक बार उसने मेरी ओर देखा और थाली फेंक कर एकदम भन्नाया हुआ हनहनाता बाहर भाग गया। वहां गला फाड़ फाड़ करके रोने लगा। प्रभा ने रोटियां बनाना छोड़ झटके से गर्दन मोड़कर मुझे घूरा। तुम कहाँ बैठे बैठे सारी बातें सुनते रहते हो, बड़े या हिमात लेने वाले, जाओ यहाँ से बाहर। जूता लिए चौके में चले आए हैं। मैंने गला फाड़ कर कहा, चुप रहो, ये इतना बड़ा हो गया है, इसे बात करने का कायदा तक नहीं आता। तभी सारा दम लगाकर अम्मा वहीं अपनी चारपाई से चीखी, क्यों रे समर, इधर तो आ जरा। बस तेरी ही बहू सब कुछ लगती है, किसी और की कुछ नहीं लगती है वो। जूता पॉली में फेंका और मैं धड़धड़ाता हुआ अम्मा के सामने जा पहुंचा। दूसरी ओर खड़ा खड़ा अमर रो रहा था। क्यों रे, खाना खाते हुए से क्यों मारा तूने। माला का अंतिम बाना आंखों से लगाकर अम्मा बोली, तेरा हाथ बहुत उठ गया है। तेरे मन में क्या है।
तू साफ-साफ क्यों नहीं बता देता? हाथ उठाने की क्या बात है? मैंने भी खूब गला फाड़ कर कहा, ये अपने से बड़ों से कायदे से कि नहीं बोल सकता? मैंने क्या बदतमीजी से बात कही बताना तो? अमर और उद्दंडता और हेकड़ी से बोला। इतना ही तो पूछा था कि परसों ही तो सेर भर घी लाया था। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? सामने के सामने झूठ बोलता है तू? अम्मा की सेखी में बहुत ज्यादा मत रहना अमर। अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ। मैं एक हाथ में ब्रश लेकर उस पर झपटा। खबरदार जो लड़के पे हाथ उठाया, अम्मा ने गरज कर डांटा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखता है। अब तो तुझे हम सब दुश्मन लगने लगे हैं ना। हम तो तेरे इन लक्षणों के पहले से ही जानते थे। देखो, कोई उस काले सिरवाली के लिए भाई भर का हाथ उठा रहा है और मैं पूछती हूँ तुझे शर्म नहीं आ रही? जो तू उसे शर्म की सीख दे रहा है? किस मुंह से ये सब कह रहा है? अच्छा तू बोलने लगा अपनी फुलंदे दानी से। तूने तो सारा आसमान सिर पे उठा लिया। रोज एक न एक उपद्रव, रोज न एक उधम। इससे अच्छा तो तू जब नहीं बोलता था उससे तभी अच्छा था। बोलता नहीं था तभी तो ये सारे के सारे सिर पे चढ़ गए हैं। कोई किसी को कुछ बदता ही नहीं। तमीज़ सलीका किसी कहते हैं कोई जानता ही नहीं। मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ भैया हम तमीज़ सलीका काहे को जानेंगे। वो तो तूने एक दिन में उस कलमुही से सीख लिया ना। गुरु तो तुझे अब मिली है। लो अब लाडला हमें तमीज़ सलीका सिखाने चला है। कल तक पैदल चलना नहीं जानता था, तब तमीज़ सिखाने वाली नहीं आई थी। अब आसमान पर उड़ने लगा। धरती पर चल बेटा, धरती पर। बेशरम। बेशरम वो है या तू कि जब देखो तब बहू की याद लिए चला आ रहा है। ना माँ का ख्याल ना बाप का ध्यान। तेरे लिए छोटा भाई कोई रह ही नहीं गया है। हम तो और अम्मा अब रोने लगी। तुम तो कुछ सोचो मत। और अगर दूसरा कुछ कहे तो बहू की याद हो गई। अब महीनों हो गए ख्याल है किसी को कि कब खाली खाती है कब सोती है। एक कपड़ा मांगा सो दुनिया भर का महाभारत मच गया। भाभी क्या कुछ भी करने लायक नहीं है? लेकिन नहीं वो क्यों करेंगी, वह तो बड़ी बहू है। न सास की जगह है। सो वह तो रानी है, बाकी सब दासियां हैं। दासी वो का है कि दासी हम हैं जिंदगी भर के ठेक ठेक कर खिलाने के लिए। अब और खिलाएंगे। पहले एक को खिलाया अब दो दो को खिलाएंगे। रोती बच्ची को जबरदस्ती खाट पर पटक कर भाभी भी बोरचे पर आ डटी। बन बनाती हुई वे सीधे चौके में पहुंची और प्रभा को जबरदस्ती उसके पटरे से खींचती हुई बोली, हटो बहू। तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं बनाती हूँ। बना तो रही हूँ मैंने तुमसे कुछ कहा? तो तुम मुझसे कहो, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? प्रभा रुआसी सी खुशामद के स्वर में कहती रही। लेकिन भाभी के हाथों में प्रचंड शक्ति आ गई थी। उन्होंने प्रभा की सूखी सी देह को उठाकर एक ओर रख दिया और दम से पटरे पर बैठकर खसर खसर रोटियां बेलने लगी। प्रभा की आंखों में पानी भर आया। वह स्तब्ध बैठी कुछ देर यूं ही देखती रही। फिर चिमटा उठाकर अध सिकी रोटियों को सामने फैले अंगारों पर रखकर घुमाती हुई फुलाने लगी। कमाने के नाम तो अभी और पढ़ेंगे। अम्मा बड़बड़ाती चली जा रही थी। भाभी ने झटके से चिमटा हाथ प्रभा के हाथ से खींच लिया और मुंह फुलाए हुए फूली हुई रोटियों की सारी ताकत से दांत पीस पीस कर चकले पर मारने लगी। 2-4 मिनट चुपचाप बैठने के बाद जब प्रभा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो अपराधिन की तरह धीरे से उठी और उनकी रोती हुई बच्ची के पास गई। भाभी उसे क्रोध में यूं ही पटक आई थी। वो गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। प्रभा उससे उठाकर बाहों में हिला हिलाकर चुप कराने लगी। रोटी बेलते बेलते न जाने कैसे भाभी को इसका पता चल गया। सब छोड़ छाड़ कर वो धम धम करती प्रभा के पास आई और बच्ची को एक तरह जबरदस्ती छीनती हुई बोली, रहने दो बहू रानी, तुम उसे छोड़ दो, जरा सा रो लेने दो। इतने रोने से मरी नहीं जाती है। अगर इसकी किस्मत में रोना ही बधा है तो रो लेगी। मर जाएगी कमबख्त। ज्यादा से ज्यादा पर तुम्हारी आत्मा को तो संतोष हो जाएगा ना। तब से बैठी बैठी आंखों में गड़ रही थी ना। प्रभा को लगा कि सारे कांड की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है। इस अप्रत्याशित स्थिति से वो रोने को हुई और बोली, जिठानी जी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे तुम इस सब में क्यों सुना रही हो? वह बच्ची को न देने का हट करती रही। इस खींचतान में बच्ची और जोर से रोने लगी। मैं हक्का बक्का खड़ा इस सारी स्थिति को देख रहा था। लगा मेरी स्थिति अब केवल एक दर्शक की रह गई है। मैंने डांट कर कहा, उसे देख क्यों नहीं देती प्रभा? फिर जानी जान छुड़ाकर बाहर भागते हुए बोला, या तो कुछ कहो मत और कहो तो सब अलग अलग बनाएंगे। प्रभा से बच्ची छीनकर भाभी ने उसे खाट पर पटका और फिर चौका में चली गई। जाते जाते इतना मेरे सामने हो चुका था। पता नहीं बाद में क्या क्या हुआ होगा। जानता था कि प्रभा को किसी तरह के तूफान का सामना करना पड़ा होगा। मेरा दिमाग तो एकदम सुन्न हो गया था।
घर की सारी स्थिति की याद से पार्क में लेटे-लेटे मेरे सिर की नस-नस चटकने लगी थी। अचानक कहीं बहुत पास ही बंदूक चलने की गगनभेदी आवाज़ से चौंक कर मैं इसी तरह बुरी तरह उछल पड़ा, मानो मुझे निशाना बनाकर किसी ने बंदूक चलाई हो। लगा जैसे सो रहा था। इधर-उधर देखा, पार्क के एक सिरे पर कुछ आदमी किसी को घेरे खड़े थे। सब कुछ भूल-भाग कर जल्दी-जल्दी उधर पहुंचा। 10-15 आदमियों की भीड़ के बीचों-बीच लंबी सी जीभ और जांघ निकाले, मुड़ी गर्दन वाला एक विशालकाय घोड़ा चारों टांगें फैलाए दम तोड़ रहा था और खून की गाढ़ी-गाढ़ी धारी झुलसी घास वाली जमीन पर कुछ दूर बहकर सूख गई थी। घोड़े की सामने वाली टांग के ऊपर के पुट्ठे में बड़ा सा छेद बन गया था और वहां से खून के साथ कुछ सफेद सफेद तरल पदार्थ भी निकल कर बह आया था। पास ही खाकी पैंट और सफेद कमीज पहने एक सज्जन खड़े खड़े रुमाल से आंखों से बहते आंसू पूछ रहे थे। एक हाथ में जमीन पर टिकी बंदूक पकड़ी रखी थी। लगा खड़े खड़े रो रहे हैं। मैंने एक साहब से पूछा, क्यों भाई, ये क्या हो गया? उसने अफसोस से बताया, दरोगा जी का घोड़ा है, इससे बहुत प्यार करते थे। अब बहुत दिनों से बीमार था, ठीक ही नहीं हो रहा था, तो मार दिया। अच्छा प्यार करते थे, बीमार था सो मार दिया, जिंदगी भर सवारी की और अब जब बीमार हो गया तो मार दिया। एक दिन यूं ही बुढ़े बाप आपको भी मार देंगे। मैंने घृणा और गुस्से से मुंह बिचका कर कहा और फिर जाने क्या क्या कहता। तभी उस आदमी ने तिरस्कार से मेरी ओर देखकर कहा, और जब बाकी सारी जिंदगी तड़पता और कष्ट पाता रहता तो ठीक था। अब 1 मिनट की तकलीफ हुई, वो बेचारा सारे दुखों से छुटकारा पा गया। किसी से कष्ट देखा जाता है और किसी से नहीं। मैं चुप होकर खिसियाना सा वहां से लौट आया। अलग जाकर मैंने अपने उस ठस माथे पर 2-3-4 बार हाथ मारा। ये मेरे दिमाग को आखिर हो क्या रहा है? जरा सी बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक ही तो है। दरोगा जी ने क्या गलती की? उसी तरह उस दिन सीरीज की बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बेचारा बिल्कुल ठीक ही तो बता रहा था। मेरा ही तो दिमाग कुंद हो गया है। रात को 10 बजे जब घर लौटा तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लगा सिर में या तो गोबर भरा है या कुछ है ही नहीं। बस माथे में जोर का दर्द हो रहा था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। सब लोग सो चुके थे। किवाड़ भिड़े हुए थे। भाई साहब या बाबूजी अभी तक बाहर से नहीं आए थे। मैं चुपचाप ऊपर छत पर चला आया। अब पैक दे चुका था। सब लोग ऊपर छतों पर ही सोए थे। अपनी कोठरी में आकर बिना कपड़े उतारे ही एक और बिस्तरे पर जा पड़ा। भीतर गर्मी और उमस थी। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बस यूं ही सूनी आंखों से छत को देखता रहा। तभी न जाने किधर से प्रभा मेरे पास आकर बैठ गई। डरते डरते बांह छूकर बोली, खाना नहीं खाओगे? मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। भीतर से कहीं इसी क्षण के लिए आशंकित था। बिना कोई भाव दिखाए या हिले डुले बोला, नहीं। तुमने खा लिया? नहीं, उसने मेरे माथे पर हथेली रखकर कहा। और मैं सहसा प्रभा की जांघ में मुंह गड़ाकर फपक उठा। प्रभा, प्रभा बताओ हम क्या करें? कहाँ चले जाएं?